नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 8 की भूगोल की पाठ्यपुस्तक संसाधन एवं विकास उसका पहला अध्याय संसाधन उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको हमसे जुड़ी हुई 8th क्लास की और अन्य जो हमारी वीडियोस हैं वो आपको मिल सके, ध्रुवा और वसंत की, विज्ञान की, भूगोल की। और आप हमारे चैनल को अपने मित्रों के साथ में भी इन सभी चीज़ों को देखो। कपड़े, बर्तन, अनाज, कंगा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। अब संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए, निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर 2 जल पीते हैं। आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया है वह भी एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वह उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता तथा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने बताया। अम्मा का मतलब मम्मी ने, जिसे भी आप जो भी घर में बड़ा है उसके रूप में आप देख सकते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणतः धातुओं का आर्थिक मूल्य तो होता है, लेकिन मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज की हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन। इसलिए आइए अब हम संसाधनों के प्रकार को पढ़ते हैं। तो संसाधनों के प्रकार, सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन मतलब बिना उसमें छेड़छाड़ किए, बिना हम डायरेक्ट सीधे तौर से उपयोग में लाते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं। हम सांस लेने के लिए वायु को कोई इकट्ठा तो नहीं करते या उसमें कोई संशोधन तो नहीं करते हैं, मतलब कोई चेंजेस तो नहीं लेके आते हैं। डायरेक्टली हम सांस लेते हैं, हमें वायु मिल जाती है। हमारी नदी और झीलों का जल, मृदा और खनिज, जैसे हमें मिट्टी जो होती है हम अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, खनिज इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा संशोधन नहीं करना पड़ता है, कुछ उर्वरक उसमें हम डाल देते हैं। सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निशुल्क उपहार है, मतलब फ्री हैं, उसका मुफ्त है, वो
हमें कुछ भी उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ता। जैसे सूर्य की रोशनी है, पानी है, हवा है, इस तरीके से, और हम सीधे तौर से उसे उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संसाधन जो हमें है वह नवीकरणीय, मतलब उसको हम दोबारा रिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से अभी हम पढ़ेंगे। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। जैसे आप समझिए कि नवीकरणीय ऊर्जा जो है, नवीकरणीय संसाधन है, वो ये है कि ये दोबारा से वापस आ जाते हैं, वापस बन जाते हैं। जैसे पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई। इस प्रकार से इसका मानवीय क्रियाओं का इस पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और ये असीमित है, अनलिमिटेड है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, पानी, मृदा, मिट्टी और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि हमारे द्वारा अगर हम उसका दोहन करेंगे या उसको सही तरीके से यूज नहीं करेंगे, तो आपको पता है पृथ्वी के 2/3 हिस्से पे, 70% हिस्से पे पानी है, लेकिन सारा पानी पीने लायक तो है नहीं। और जो पीने लायक पानी है हम उसका अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, उसको हम नहाने में भी इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बाकी आलतू फालतू काम में, गाड़ी धोने में भी यूज करते हैं। और अगर हमें सिर्फ 1 बाल्टी पानी की आवश्यकता है तो हम 10 बाल्टी पानी इस्तेमाल करके नहाते हैं, या खूब सारे कपड़े धोने में अपना जो शुद्ध जल है उसे बर्बाद करते हैं। तो इस कारण से हम अपना सारे नदियों तालाबों को खत्म करते जा रहे हैं, और आज इसलिए भारत में और पूरे वर्ल्ड में सूखे की स्थिति आपको देखने को मिलती है। अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जिनका भंडार सीमित है, जिसके लिमिटेड स्टोरेज है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनको नवीकृत, दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता, और वह पुनः पूरित होने में उनको हजारों वर्ष लगते हैं, बहुत साल लगते हैं उनको दोबारा बनने में वापस। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से भी बहुत अधिक है, हजारों वर्ष तो आपको पता ही है। जैसे कि इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण है। अगर इसको आपको पता है ये प्रकृति से हमें मिलते हैं, लेकिन इनके जो भंडारण है, वो जो स्टोरेज है वो लिमिटेड है, सीमित है। अगर हम इनको खर्च करते रहेंगे तो ये एक दिन खत्म हो जाएंगे और इनको दोबारा बनने में हजारों साल लगेंगे। ठीक है, आपको पता है कोयला कैसे बनता है? जो जीवाश्म होते हैं, पेड़ पौधे, जंगली जानवर, जो जंतु होते हैं, वो मिट्टी में दब जाते हैं और ताप के कारण वो कोयले के रूप में बन जाते हैं। धरती के ताप के कारण वह आधे जल जाते हैं और वह कोयला बन जाते हैं। जब हम उसको निकालते हैं तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, अति ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण भी असमान है। तो यहाँ पे एक शब्दावली है, संसाधन का भंडार। यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चीजें पता लगी। तो अभी हमने यहाँ पे संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ा, और वो भी नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में हमने पढ़ा। अब हम इसका जो मानव निर्मित जो संसाधन है, जो सेकंड हम वीडियो लाएंगे, उसके अंदर हम मानव निर्मित संसाधन को पढ़ेंगे। और आपको इतना अभी पढ़ लेना है अच्छे से, और जल्दी ही हम इसकी दूसरी वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल है, आपको पढ़ने में मजा आया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपने मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर
वीडियो में कोई गलती होती है, आपको लगता है ठीक नहीं है या कोई चीज़ है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। हम कोशिश करेंगे कि उसका एक्सप्लेनेशन हम आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दें। और हमें और किन विषयों पे वीडियो बनानी चाहिए ये भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। हमारे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो आपको एनसीईआरटी के 6, 7, 8 की मिल जाएगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल साइंस के अन्य सब्जेक्ट और हिंदी की, तो आप उन्हें देख सकते हैं। और आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और मैं आशा करता हूं कि आप अभी घर पे स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि घर पे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और खूब पढ़िए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।